डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट्स कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः उनका रिमोट सेंसिंग में योगदान क्या है। सबसे पहले हम सैटेलाइट की परिभाषा देंगे और सैटेलाइट्स के बारे में आप बचपन से ही सुनते आए हैं। तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास में टीचर ने आपको बताया होगा कि उपग्रह क्या होते हैं या सैटेलाइट्स क्या होते हैं। जो आपका चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है और यहाँ पर हम प्राकृतिक उपग्रहों के बारे में ना पढ़कर हम पढ़ेंगे कृत्रिम उपग्रहों के बारे में। यदि हम उपग्रह की परिभाषा दें तो उपग्रह क्या है? ऐसा पिंड जो किसी तारे के या ग्रह के इर्द गिर्द घूमता है वो सैटेलाइट कहलाता है। चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है तो वो पृथ्वी का सैटेलाइट है, पृथ्वी का उपग्रह है। मानव ने कुछ कृत्रिम उपग्रह भी तैयार किए हैं जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, इसीलिए इनका नाम सैटेलाइट है। इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म जो मनुष्य ने एक पृथ्वी से काफी ऊंचाई पर किसी कक्षा में स्थापित किए हैं जो पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, वो कृत्रिम उपग्रह है। यदि हम इसका थोड़ा सा परिभाषा दें, देखो ये यहाँ देखिए, ये सैटेलाइट दिखाया गया है। ये ऊपर अंतरिक्ष का हिस्सा है, ये वायुमंडल है नीचे, ये इसमें स्थल स्वरूप दिखाए गए हैं। यानी यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सैटेलाइट क्या होते हैं और वो क्या कार्य कर रहे हैं या क्या कार्य करते हैं। सैटेलाइट क्या है? ये मानव निर्मित प्लेटफॉर्म हैं। वो मानव निर्मित प्लेटफॉर्म जो पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे हैं और पृथ्वी पर जो विभिन्न स्थल स्वरूप हैं या समुद्रों के बारे में या वायुमंडल के बारे में जानकारी, वायुमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उनका ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, वो सैटेलाइट कहलाते हैं। यानी सैटेलाइट, हम थोड़ा सा संक्षेप में बताएं, सैटेलाइट मानव निर्मित प्लेटफॉर्म हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं और सुदूर संवेदन का काम कर रहे हैं। ये देखिए सैटेलाइट है, ये यहाँ से ये लैंडफॉर्म्स हैं और यहाँ से एनर्जी आ रही है, एनर्जी आकर वापस परावर्तित होकर सैटेलाइट के पास जा रही है। तो सैटेलाइट से जो पृथ्वी के विभिन्न जो फीचर्स हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी के जो संसाधन है, फीचर्स कौन से हैं? कुछ कल्चरल है, कुछ फिजिकल है या नेचुरल है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, ये प्राकृतिक हैं। और मानव निर्मित फीचर हैं, सड़क, नदी, सड़क है, नहर है, गांव हैं, खेत है, ये मानव निर्मित है। यानी ये सैटेलाइट पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न स्वरूपों का, चाहे वो स्वरूप प्राकृतिक हो चाहे वो स्वरूप मानव निर्मित हो, उनका जानकारी ले रहे हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधनों की भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और पृथ्वी पर जो भी समस्याएं हैं उनकी भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और न केवल स्थल भागों की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं बल्कि वायुमंडलीय दशाएं जो हैं या जो समुद्री दशाएं हैं उन पर भी वो नजर बनाए हुए हैं। तो ये सैटेलाइट्स का काम है। इसमें लिखा है व्हाट इज सैटेलाइट, मानव निर्मित प्लेटफॉर्म जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तथा सुदूर संवेदन का काम कर रहे हैं, वो सैटेलाइट कहलाते हैं। इसमें लिखा है सारा का सारा, मैंने बता दिया व्हाट इट डू, क्या करता है। ये ऑब्जर्वेशन कर रहा है किसका? स्थल स्वरूपों का, संसाधनों का, भू समस्याओं का, वायुमंडलीय दशाओं का, समुद्री दशाओं का, ये मैंने बता दिया। अब जो सैटेलाइट है इसमें थोड़ा सा मैं ये दिखाने का प्रयास करूंगा इसमें होता क्या है सैटेलाइट में। ये पृथ्वी है, जो सैटेलाइट है पृथ्वी से काफी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। ये पृथ्वी है और पृथ्वी से ये जो कुछ सैटेलाइट ऐसे हैं 36,000 से 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। कुछ सैटेलाइट ऐसे हैं जो 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। इनके बारे में बताएंगे कौन से अधिक ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, कौन से कम ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। देखिए पृथ्वी है और पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पर ये इसका परिभ्रमण पथ है, सैटेलाइट का परिभ्रमण पथ है। ये सैटेलाइट दिखाया है, यहाँ सैटेलाइट दिखाया है, यहाँ सैटेलाइट दिखाया है, ये परिभ्रमण पथ है सैटेलाइट।
ऑर्बिट इसको कहते हैं। ये हाइट है 36 से 40,000 किलोमीटर के बीच। विद्यार्थियों, जिस पथ पर ये घूमता है सैटेलाइट, उसे एक प्रकार से परिभ्रमण पथ कहिए, ये परिक्रमण पथ कहिए, ऑर्बिट लिखा परिक्रमण पथ। इसी प्रकार यहाँ ये दूसरा सैटेलाइट दिखाया है। ये जो इसकी हाइट है, ये कम हाइट पर स्थापित किया गया है पृथ्वी से 600 से 900 किलोमीटर की हाइट पर। कौन सा कम ऊंचाई पर, कौन सा अधिक ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, इसका बाद में चर्चा करेंगे। तो जो ये सैटेलाइट्स होते हैं, उनका जो वेग होता है, किस गति से चलेंगे, इनकी हाइट कितनी होगी, इनका जो परिभ्रमण पथ कौन सा होगा, और एक पथ, एक परिभ्रमण, एक चक्र पूरा करने में कितना समय लेंगे, इनका आपस में गहरा संबंध होता है। वेलोसिटी का यानी वेग का, ऊंचाई का, परिभ्रमण पथ का, और परिभ्रमण पथ पर एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसका, इनका आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। और ये जो इनका आपस में क्या संबंध होगा, कितनी ऊंचाई पर वे स्थापित होंगे, कितनी वेग से चलेंगे, उसका ऑर्बिट का पथ कौन सा रहेगा, ऑर्बिटल पीरियड क्या रहेगा, ये सारा का सारा उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने से पहले सारा का सारा डिसाइड किया जाता है, ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। यानी उसको उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने से पहले डिसाइड कर लिया जाता है, इन पक्षों के बारे में डिसाइड कर लिया जाता है। आगे है सैटेलाइट्स कितने प्रकार के होते हैं। ऊंचाई तथा परिक्रमण पथ के आधार पर सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं। एक भूतुल्यकालिक अथवा इसका दूसरा नाम भूस्थैतिक या भूस्थिर उपग्रह है। दूसरा है सूर्य तुल्यकालिक अथवा ध्रुवीय उपग्रह। अब पहले हम चर्चा करेंगे भूतुल्यकालिक अथवा भूस्थैतिक उपग्रह। तो भूतुल्यकालिक उपग्रह कौन से होते हैं, नाम से स्पष्ट है। भूतुल्यकालिक यानी भूमि के तुल्य, पृथ्वी के तुल्य। अगर इसका विश्लेषण करते हैं हम, इसका अर्थ निकलता है पृथ्वी के तुल्य, यानी जिसकी परिक्रमण गति पृथ्वी की गति के समान, गति के तुल्य हो या अथवा गति के समान हो, वो भूतुल्यकालिक उपग्रह कहलाता है। यानी भूतुल्यकालिक उपग्रह की जो गति है, परिभ्रमण की गति है, वो उतनी ही है जितनी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। उसी गति से, जिस गति से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, उसी गति से ये जो भूतुल्यकालिक उपग्रह है उसी गति से घूमते हैं। विद्यार्थियों, इसीलिए तो इनको भूतुल्यकालिक कहा गया है, क्योंकि इसकी तुलना पृथ्वी की परिक्रमण गति से की गई है। इसे भूस्थैतिक अथवा भूस्थिर उपग्रह भी नाम दिया गया। क्यों दिया गया है? ये अगर हम नीचे से देखें, ऐसा लगता है कि एक जगह स्थिर हो। एक जगह स्थिर क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जिस स्पीड से धरती घूम रही है उसी स्पीड से घूम रहे हैं। यानी मान लीजिए हम धरती पर बैठे हैं, हमें स्थिर दिखाई देंगे। क्यों स्थिर दिखाई देंगे? हम बैठे बैठे देखते रहे, उसी गति से वो चल रहा है, उसी गति से धरती पर बैठे हम चल रहे हैं, इसलिए ये एक जगह स्थिर दिखाई देते, इसलिए इसका नाम भूस्थिर या भूस्थैतिक उपग्रह भी दिया गया है। इन भूतुल्यकालिक उपग्रहों को या भूस्थिर या भूस्थैतिक उपग्रहों को भूमध्य रेखीय कक्षा में स्थापित किया जाता है, यानी भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थापित किया जाता है। विद्यार्थियों, ये भूमध्य रेखा के ऊपर कहाँ स्थापित किया जाता है? ये इसमें डायग्राम है, डायग्राम में देखिए, ये भूमध्य रेखा है। यहाँ ये भूमध्य रेखा के ऊपर ये देखिए, ये भूमध्य रेखा के ऊपर स्थापित किया गया है। भूमध्य रेखा के ऊपर काफी ऊंचाई पर 36 से 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये निरंतर परिभ्रमण कर रहा है, और ये लगा 24 आवर्स, यानी एक चक्कर पूरा करने में ये 24 घंटे लेती है। और पृथ्वी भी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लेती है, और ये उपग्रह भी पृथ्वी का चक्कर लगाने में 24 घंटे लेता है। यानी जितनी गति से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है उसी गति से ये उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। विद्यार्थी, दूसरा डायग्राम है, ये भूमध्य रेखा, यहाँ ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, ये यहाँ भूमध्य रेखा बीच में ये चारों ओर घूम रहा है। फिर दूसरा दिखाया है वो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह अथवा ध्रुवीय उपग्रह दिखाया गया है। चलो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी तो हम भूतुल्यकालिक उपग्रह की चर्चा कर रहे हैं।
भूतुल्यकाली उपग्रह की 4-5 पक्ष आपको बतानी है। एक तो विशेषताएं बतानी है इसकी, दूसरी बतानी रिमोट सेंसिंग के बारे में, इनका क्या काम है, तीसरा बताना कोई समस्या इनके साथ जुड़ी हो, चौथा यूटिलिटी। 4 चीजें बतानी है। इनकी किनकी भूतुल्यकाली उपग्रह की विशेषताएं क्या है, रिमोट सेंसिंग में इनका क्या योगदान है, तीसरा इनके साथ जुड़ी हुई समस्या और इनकी उपयोगिता। 4 पक्षों पर चर्चा करनी। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स पर, इसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, भूतुल्यकाली उपग्रह 36 से 40 हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। इसका जो परिभ्रमण पथ होता है या परिक्रमण पथ होता है, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, वो सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। इसकी जो घूमने की दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, वही दिशा इसकी घूमने की है। इसकी जो घूमने की गति है, जो वेग है, पृथ्वी के वेग के बराबर होता है। जिस वेग से पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर, उसी वेग से ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसमें टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में यह उपग्रह 24 घंटे का समय लेता है। अब इसके रिमोट सेंसिंग की पहले बात हुई विशेषताओं की, अब रिमोट सेंसिंग के बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। रिमोट सेंसिंग में इसका क्या योगदान है, सुदूर संवेदन में इसमें क्या योगदान है। इन उपग्रहों द्वारा, एक उपग्रह द्वारा पृथ्वी के आधे भाग का ही संवेदन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि पृथ्वी की गति के समान ये घूमते हैं, एक जगह स्थिर से दिखाई देते हैं, तो आधा भाग, पृथ्वी का आधा भाग इनके सामने रहेगा, आधा भाग इनके जो सेंसर से ओझल रहेगा। आधा भाग क्यों? क्योंकि पृथ्वी की गति के समान ये चलते हैं। जब पृथ्वी की गति के समान चलेंगे तो एक जगह स्थिर से दिखाई देंगे, तो आधा भाग सदा आधा भाग, वही आधा भाग जो एक बार सामने आ गए इसके, वही आधा भाग इन उपग्रहों के सामने रहेगा, आधा भाग इन उपग्रहों से ओझल रहेगा। तो ये आधा पोर्शन ही धरती का सेंस कर सकते हैं। यदि हम क्षेत्र विस्तार की बात करें तो जो बड़ी बढ़िया ढंग से जो क्षेत्र इससे सेंस किया जा सकता है, उत्तर और दक्षिण के संदर्भ में यदि हम बात करें, 90 डिग्री उत्तरी से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र बहुत अच्छी तरह से इसका संवेदन हो सकता है। इस क्षेत्र का क्यों? क्योंकि आगे इससे परे क्षेत्र का पृथ्वी की वक्रता होने के कारण इतने बढ़िया ढंग से वो जो सेंस नहीं हो पाता। यदि हम संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ चाहें कि संपूर्ण पृथ्वी को का संवेदन करना है, संपूर्ण पृथ्वी के पर पाए जाने वाले, चाहे जो भी पृथ्वी, चाहे धरातल पर हो, चाहे वायुमंडल में हो, चाहे जलमंडल में हो, उन सब का संवेदन करना है, तो इसके लिए हमें 3 जो उपग्रह चाहिए, कृत्रिम उपग्रह चाहिए, 3 भूतुल्यकालिक उपग्रह चाहिए। 3 क्यों चाहिए? अभी आप सोचोगे कि अभी तो बताया था कि आधा भाग पृथ्वी का सामने रहता, आधा भाग परे रहता है। फिर कई बार स्टूडेंट्स के मन में आता है तो 2 में ही काम चल जाएगा। जब आधा भाग एक उपग्रह कर देगा तो आधा भाग दूसरा कर देगा। विद्यार्थियों, जो पार्श्व भाग है वो अच्छी तरह सेंस नहीं हो पाते, उनका अच्छी तरह संवेदन नहीं हो पाता। तो बेटर है कि संपूर्ण पृथ्वी का संवेदन करने के लिए 3 सैटेलाइट उपलब्ध हों। एक सैटेलाइट 120 डिग्री को सेंस कर लेगा और जो बढ़िया तरीके से संवेदन होगा 120 डिग्री ईस्ट वेस्ट और 70 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री साउथ के बीच का एरिया, ये बढ़िया तरीके से इस क्षेत्र का संवेदन हो सकता है। क्या कुछ समस्याएं भी हैं इन भूतुल्यकालिक उपग्रहों के साथ? हाँ, समस्याएं हैं। यानी पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक विशेषताओं की चर्चा की, दूसरा संवेदन के बारे में बताया, तीसरा इनसे जुड़ी हुई समस्याएं क्या हैं। समस्या होती है क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर स्थापित होते हैं, इसलिए
जो रिजोल्यूशन की समस्या है वो बनी रहती है, यानी चीजें साफ इतनी ऊपर से दिखाई नहीं देती अगर सरल भाषा में मैं बताऊं तो। अब इसकी यूटिलिटी क्या है? फिर भी यूटिलिटी भी है। जो वायुमंडलीय दशाएं हैं या जो सागरीय दशाएं, महासागरीय दशाएं हैं, उनका संवेदन बहुत अच्छी ढंग से इन उपकरणों द्वारा हो सकता है। ये कई प्रणालियां हैं इसकी, अलग अलग देश अलग अलग नाम है इनके। जैसे कि भारत में इसका नाम है इनसेट, इनसेट 1 2 3। भारत ने अनेक इनसेट स्थापित किए हैं। इसी प्रकार इनका जो यूएसए में प्रणाली कह लीजिए, इनका यूएसए में जो प्रणाली है GOES, एक है GOES E है, एक W है। इसी प्रकार GOMS रशिया में है, GMS जापान में है, मेटीरियोसेट यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी में है। तो ये इनका मुख्य प्रणालियां। आगे हम दूसरा जो उपग्रह है, ध्रुवीय उपग्रह, जिसको पोलर सैटेलाइट हम बोलते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। अब ये देखिए, इसका जो पोलर सैटेलाइट्स है, ये इसको हम भूतुल्यकालिक की बजाय सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। इसकी कक्षा देखिए, ये ध्रुवों के पास से होकर गुजरता है और वो भूमध्य रेखा के ऊपर से, भूमध्य रेखा के ऊपर को गुजर रहा था। ये ध्रुवों से ऐसे, ध्रुवों, दोनों ध्रुवों के पास से होकर गुजर, ठीक ऊपर, ध्रुवों के ऊपर से नहीं, ध्रुवों के पास से होकर ये गुजरता, उत्तर दक्षिण। अब इसमें ये दूसरा चित्र भी इसी का है, इसमें छोटा कर देता हूं, शायद इसमें और बड़ी आ जाए। ये दूसरा चित्र भी इसी का है। अब इसमें सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह, सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह में जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सूर्य तुल्यकालिक, सूर्य से इसकी तुलना की गई है, सूर्य के समान ये पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हैं और ये ध्रुवीय क्षेत्रों के पास से गुजरता है। इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि उसकी विशेषता बताई थी। विशेषताएं बताएंगे, इनकी जो हाइट है 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। इनका परिक्रमण पथ वृत्ताकार होता है, उनका भी वृत्ताकार होता है। इनकी जो वेलोसिटी होती है पहले से निर्धारित होती है। और एक विशेषता हो रहा है, हर बार एक स्थानीय समय पर भूमध्य रेखा पर गुजरता है। यानी ये उपग्रह भूमध्य रेखा पर हर बार, जितने बार भी गुजरेगा, जितने भी चक्कर लगाएगा, एक ही स्थानीय समय से गुजरेगा। यहाँ स्थानीय समय की बात हो रही है, ये नहीं कि हर बार एक ही समय से गुजरेगा। स्थानीय समय, जैसे कि पाकिस्तान का स्थानीय समय कुछ और है, भारत का कुछ और है, बांग्लादेश का कुछ और है, यूएसए का कुछ और है, या यूरोप का कुछ और है। अब इसमें हम इसको क्लियर करने के लिए, इसको सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह की अन्य विशेषता बताने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लैंडसैट 3 का। लैंडसैट 3 में जो विशेषताएं हैं, लगभग कमोबेश इसी प्रकार की विशेषता, जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह, इसी प्रकार की विशेषता पाई जाती है। लैंडसैट 3 का जो भार है 815 किलोग्राम, पृथ्वी से ऊंचाई 900 किलोमीटर, कक्षा वृत्ताकार और ध्रुवों के समीप से होकर गुजरता है। ये भूमध्य रेखा और कक्षा के बीच का कोण जो है 98.2 डिग्री का है। पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने का समय लगभग 103 मिनट का है। 103 मिनट में एक चक्कर पूरा कर पाता है पृथ्वी का। 24 घंटे में ये लगभग 14 चक्कर लगा देता है। और भूमध्य रेखा को पार करने का जो स्थानीय समय है वो प्रातः 9:42 है। संपूर्ण पृथ्वी का संवेदन करने का समय 18 दिन। इसका जो स्वात है, स्वात क्या होता है? वो पट्टी जिसका उपग्रह, वो चौड़ाई वाली पट्टी, जिस चौड़ाई वाली पट्टी का उपग्रह संवेदन कर सकता है। यानी पृथ्वी का वो हिस्सा जिसका एक चक्कर लगाते समय उपग्रह संवेदन कर सकता है। 185 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का एक बार संवेदन होता है। एक दिन में 14 पट्टियों का संवेदन हो सकता है। और दो उत्तरोत्तर पट्टियों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर 2760 किलोमीटर है और 40 डिग्री अक्षांश पर है 2160 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर है।
यानी ये पूर्व से पश्चिम की ओर लगातार आगे बढ़ता रहता है। पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, लगातार पट्टियां बढ़ती जाती हैं इसकी। पट्टियों का जो अति व्यापन होता है, भूमध्य रेखा पर जो ओवरलैपिंग होती है 14% होती है, और 81 डिग्री अक्षांश पर जो ओवरलैपिंग होती है 85% होती है। और लगभग 80 से 90 डिग्री का जो क्षेत्र है, चाहे उत्तरी गोलार्ध के आसपास का क्षेत्र हो या दक्षिणी गोलार्ध के आसपास का क्षेत्र हो, वो उसका संवेदन नहीं हो पाता, वो छूट जाता है। विद्यार्थियों, इस क्रम में भी कई उपग्रह है। ये क्रम याद रखना चाहिए, याद रख लें, ना याद रखना चाहिए कोई बात नहीं। लैंडसेट क्रम है, स्पोर्ट, IRS, नोवा, सीसेट, इरोस, HCMM, स्काईलैब, इसके भी कई हैं ये। अच्छा, इसकी यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी ये है कि संसाधनों की खोज में जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह सहायता करते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भौतिक तत्वों का मानचित्रण में सहायता करते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्वों के मानचित्रण भी इन्हीं के द्वारा, जो सेंस्ड एरिया है उन्हीं से होता है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका मानचित्रण करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार दूरसंचार व्यवस्था में भी ये सहायता करते हैं। तो ये था आपका टॉपिक सैटेलाइट्स। और इसमें विशेष तौर पर आपको पहले सैटेलाइट की परिभाषा देनी है, फिर सैटेलाइट के बारे में ये बताना है कि सैटेलाइट 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक प्रकार के सैटेलाइट की विशेषता बतानी है, रिमोट सेंसिंग में उसका योगदान बताना है, और यदि उसमें कोई खास खामी है उसके बारे में बताना। तो इन पर ही ज़्यादा लिखना है। एंड दिस वाज योर टॉपिक ऑफ सैटेलाइट्स, एंड थैंक यू।